हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम का काम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये पेपर 20 दिसंबर 2021 को हुआ था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, सभी वीडियोस को देखते हैं, तो आपके सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स आ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 हम पहले सॉल्व करा चुके हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस के आंसर हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में 117 मार्क्स आए थे सीटेट के एग्ज़ाम में, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा, जिन्हें पढ़कर आपके भी 120 से ज़्यादा मार्क्स सीटेट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। एयरफोर्स में कई कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से एक एयरमैन होता है, वो एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। रेलवे का लेवल 1 का एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक आयोग है UPSSC, जो कि PET के नाम से हर साल एक एग्ज़ाम कराता है। UPSSC की जितनी भी भर्तियां होती हैं, उनमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। ये भी एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, तो ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, UPSSC PET। इसके अलावा मैंने सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। और ये एग्ज़ाम मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किए हैं, जिनमें सीटेट के पेपर 1 में मेरे 117 मार्क्स हैं और पेपर 2 में मेरे 102 मार्क्स हैं। ये जो दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें ये मैंने क्वालिफाई किए हुए थे और ये मेरे मार्क्स थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है आत्म पराजित लक्ष्य, यानी कि बच्चा अपने आप में ही हार जाए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। आत्म पराजित लक्ष्य ये ऑप्शन नहीं होगा। आत्म पराजित मतलब कि अपने आप में ही हारा हुआ। दूसरा ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, प्रवीणता का मतलब होता है योग्यता, कौशल अभिमुखी लक्ष्य। तो ये हमारा उत्तर हो सकता है, लेकिन उत्तर देने से पहले हम सभी ऑप्शंस को एक बार पढ़ेंगे। तीसरा ऑप्शन है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, यानी कि बच्चा असफलता को स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, इस तरह से असफलता को स्वीकार कर ले। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है असफलता से बचने वाले लक्ष्य। देखिए दोस्तों, असफलता से बचना नहीं है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें असफलता भी मिलती है और सफलता भी मिलती है। लेकिन जब हम अपनी पूरी योग्यता के साथ, पूरी अपने एफर्ट्स लगा के, प्रयास लगा के किसी कार्य को करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए हमें असफलता से घबराना नहीं है, बच्चे को असफलता से घबराना नहीं है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो जो प्रतियोगिता है ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो अधिगम का मूल्यांकन एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो सकता है। बाकी के ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्चा। तो एक रूपी नेगेटिव वर्ड है और मानकीकृत भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। हमें एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्चा है, जो सिलेबस है, वो नहीं पढ़ाना है, बल्कि हमें बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको चीज़ें पढ़ानी है। एक ही चीज़ को सभी बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना है। मौखिक दंड का प्रयोग मतलब कि बोल करके हम बच्चों को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, तो ऐसा भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो दंड लिखा हुआ है इसमें, दंड ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमें केवल अधिगम का मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चे को हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उनका मूल्यांकन करना। तो हमें अधिगम का मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि इसके स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन करना है। अधिगम के लिए मूल्यांकन का अर्थ होता है
कि हमें उन चीज़ों का मूल्यांकन करना है जिनसे हम बच्चे का अधिगम अच्छा कर सकते हैं। बच्चे को जो अधिगम है उसको हमें अच्छा करना है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन एक पॉजिटिव वर्ड होता है। हमें बच्चे के अधिगम को अच्छा करने के लिए मूल्यांकन करना है। अधिगम के लिए मूल्यांकन। अगला प्रश्न देखेंगे, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, एक बच्चा है जो कि थोड़ा थोड़ा देख सकता है, उसे पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है, तो उसे समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि जो समावेशी शब्द है ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और अगला ऑप्शन देखेंगे, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। चौथा ऑप्शन, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। तो हमें बच्चों को अलग अलग संस्थानों में पढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें सभी बच्चों को एक समान समझना चाहिए और उन्हें एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है अलग संस्थान की, कि हमें बच्चों को अलग संस्थान में रखना चाहिए। तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तीसरे ऑप्शन में, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डालना चाहिए। तो नियमित स्कूल में डालना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन बच्चे के लिए हमें विशेष प्रावधान करने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को देखने में कठिनाई होती है, बच्चा केवल आंशिक रूप से ही देख सकता है, इसलिए हमें बच्चे के लिए विशेष प्रावधान भी करने चाहिए। लेकिन ये बोल रहा है बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि वह स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो बच्चा स्थितियों से जूझे, क्या हम ये चाहेंगे? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बच्चा स्थितियों से जूझे ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, बल्कि हमें बच्चे को सुविधाएं उपलब्ध करानी है, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जिसमें वह अच्छे तरीके से सीख सके। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया बिना किसी विशेष प्रावधान के और बच्चे को जूझने के लिए बोला गया है। ऑप्शन नंबर 2, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। यानी कि हमें बच्चे को नियमित स्कूल में तो भेजना चाहिए, लेकिन उसके लिए समावेशी प्रावधान भी करनी चाहिए। समावेशी प्रावधान का मतलब, जैसे बच्चे को देखने में कठिनाई होती है, तो बच्चे के लिए जो ब्रेल लिपि में सामग्री मुहैया कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। बच्चे के लिए 3D ग्राफिक्स की जो चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें बच्चा छू करके देख सके। इस प्रकार के समावेशी प्रावधानों का हमें प्रबंध बच्चे के लिए करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? तो सहयोगी प्रायोजित कार्य, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। तो मात्र का मतलब होता है केवल, तो मात्र और केवल नेगेटिव वर्ड होते हैं, और स्मरण भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो मात्र और स्मरण कैसे वर्ड हैं? दोनों नेगेटिव वर्ड है। और आधारित परीक्षा भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। वो पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी, तो उपयुक्त विधि हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर 3, मानक परीक्षण। तो मानक और परीक्षण दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा, ये उत्तर नहीं होगा। एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका केवल एक ही शब्द में उत्तर हम बता सकें, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो सहयोगी प्रायोजित कार्य, तो हम वह विधि उपयुक्त होगी जिसमें बच्चे आपस में सहयोग की भावना के साथ अपने कार्य को करें, अपनी पढ़ाई का कार्य करें। तो ये जो सहयोगी है ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है, अच्छा शब्द है, पॉजिटिव वर्ड है, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में कौन सी विधि है जो कि उचित नहीं है? उचित नहीं है तो कैसी होगी? अनुचित। तो देखिए, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़की और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दें, तो यह हमारा सही उत्तर होता है। गैर परंपरावादी का मतलब होता है जो चीज़ें पुराने समय से चली जा रही हैं उनसे हटकर अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दें। पुरानी परंपराओं के अलावा जो अलग, जो मतलब
गैर परंपरावादी भूमिकाएं उनमें दिखाई दी, तो ये हमारा सही उत्तर हो सकता है। पुरानी चीज़ें चली जा रही हैं उनके अलावा। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना यानी कि लिंग के आधार पर लड़के लड़कियों में जो अंतर किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमें लड़के लड़कियों में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए, उन्हें समान रूप से साम्यता के साथ शिक्षा देनी चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारा सही उत्तर हो सकता है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, तो क्या हमें कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, गलत बात बोली गई है। बालक और बालिकाओं को कक्षा में एक साथ बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। जेंडर पक्षपात को चुनौती देना यानी कि लिंग के आधार पर जो पक्षपात होता है हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें उसको चुनौती देनी चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो देखिए 3 स्टेटमेंट इनमें से सही है और एक स्टेटमेंट गलत है, यानी कि वो उचित नहीं है। तो यही प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कौन सी विधि उचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? तो भाषा विकास के संदर्भ में जो संवेदनशील अवस्था होती है वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक अवस्था एक ही बात है, यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा सीखने के संदर्भ में जो संवेदनशील अवस्था होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था या प्रारंभिक अवस्था होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिए, हमें उस ऑप्शन को चुनना है जिससे आंतरिक प्रेरणा का पता चलता हो, जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता हो। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तो दोस्तों देखो, टीवी देखना ये एक तरह से बाहरी अभिप्रेरणा है। वो जो होमवर्क उसको मिला है रूमी को, वह उस कार्य को पूरा कर रहा है, क्यों? उसका मन नहीं है उसको पूरा करने में, उसकी कोई रुचि नहीं है, बल्कि वह केवल टीवी देखने के लिए उस कार्य को पूरा कर रहा है। और टीवी देखना ये क्या है? एक तरह से बाहरी अभिप्रेरणा है बच्चे के लिए। अगला ऑप्शन, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो जो बच्चों रुचि, जो शब्द लिखा हुआ है रुचि, यह एक आंतरिक अभिप्रेरणा का सूचक होता है। अगर रुचि आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए ऑप्शन में, तो उसका मतलब होता है कि वही आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो यह उत्तर हमारा सही हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी पहले हम पढ़ लेते हैं। और देखिए, अपनी परियोजना कार्य के लिए यानी कि रवि को जो प्रोजेक्ट मिला है उसको पूरा करने के लिए वो विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है। विभिन्न स्रोत का मतलब अलग अलग स्रोतों से वह जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। बच्चे को रुचि है विषय में, तभी तो वो अलग अलग स्रोतों से जानकारी ले रहा है। तीसरा ऑप्शन, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। तो देखिए, यहाँ बच्चे को लालच दिया गया है घड़ी का। तो घड़ी एक तरह का बच्चे के लिए बाहरी अभिप्रेरणा होगी, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ही ऑप्शंस में बाहरी अभिप्रेरणा की बात कही गई है। और जो रोशनी है वो केवल अच्छे अंक लाने के लिए परिश्रम कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको घड़ी का लालच दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4, रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो इसमें बच्ची अपनी रुचि के लिए नहीं पढ़ाई कर रही है, बल्कि वह केवल अध्यापिका की प्रशंसा पाने के लिए, अपने आप को होशियार दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। तो यह भी बाहरी अभिप्रेरणा है, प्रशंसा पाना। तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को जो आंतरिक प्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा को जो ऑप्शन दर्शा रहा है वो ऑप्शन नंबर 2। इसमें बच्चे को रुचि है और इसीलिए बच्चा अलग अलग सोर्सेज से जानकारी ले रहा है अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। तो बढ़ावा देने की एक विधि है, किस चीज़ को बढ़ावा देने की विधि है देखेंगे, यंत्रवत अधिगम। तो यंत्रवत जो वर्ड है नेगेटिव वर्ड होता है, यंत्रवत अधिगम ये हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धात्मक ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी उत्तर नहीं होगा।
निर्देशात्मक अधिगम, निर्देश यानी कि अध्यापक के द्वारा बच्चे को निर्देश दिए जाते हैं, तो ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अन्वेषित अधिगम, अन्वेषित का मतलब होता है अन्वेषित करना, खोज करना, ये सभी एक पॉजिटिव वर्ड है। अन्वेषित मतलब खोज करना, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका। ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? तो ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? स्थानिक बुद्धि, गलत है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। भाषिक, भाषिक ये हमारा उत्तर हो सकता है। अंतर्व्यक्तिक नहीं होगा, अंतराव्यक्तिक भी नहीं होगा, तो भाषिक। तो ध्वनि हो गई, यानी कि भाषिक मतलब जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो उसमें ध्वनि निकलती है, लय निकलती है और शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्व्यक्तिक, ये जो है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये अंतर्व्यक्तिक होगा। तो अंतर्व्यक्ति में क्या होता है कि अंतर्व्यक्ति में बालक अपने बारे में ही चिंतन करता है। अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक में जो बालक होता है वह दूसरों के बारे में, दूसरों की रुचि के बारे में खोजबीन करता है। और अगला प्रश्न देखेंगे, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? तो द्वितीय समाजीकरण नहीं होगा, सक्रिय समाजीकरण नहीं होगा, प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण नहीं होगा, प्रारंभिक समाजीकरण होगा। इसका उत्तर होगा प्रारंभिक समाजीकरण। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न में से आपको केवल एक शब्द को ले लेना है, परिवार। तो ये जो परिवार शब्द होता है यह समाजीकरण का प्राथमिक कारक या प्रारंभिक कारक होता है। तो चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है प्रारंभिक समाजीकरण, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जो परिवार होता है वह समाजीकरण का प्रारंभिक कारक होता है। इसके अलावा विद्यालय हो गया, वह द्वितीय कारक होता है, मीडिया हो गया, वह द्वितीय कारक होता है, धर्म हो गया, वह भी द्वितीय कारक होता है। तो लेकिन जो परिवार है, परिवार और पास पड़ोसी, ये दोनों ही प्रारंभिक समाजीकरण के कारक होते हैं। प्रारंभिक या फिर प्राथमिक एक ही बात है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, तो सही है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, कोई धीमी गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, तो हमें इन सारी चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। मानकीकृत अनुदेश, तो मानकीकृत और अनुदेश दोनों ही नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। विभेदन, भेदभाव, विभेदन का अर्थ होता है भेदभाव करना। अगर हम बच्चों के बीच में भेदभाव करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये उत्तर नहीं होगा। पृथक्करण, पृथक्करण और नामांकित करना, पृथक्करण का मतलब है बच्चों को अलग अलग बांटना, बच्चों के समूह बनाना, नेगेटिव वर्ड है। नामांकित करना, नामांकित करना भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रचिता एक गणित अध्यापिका है, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? तो अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, तो ये गलत बात है। अधिक त्रुटियों वाले, यदि कोई बच्चा अधिक त्रुटियां कर रहा है तो दंड के रूप में उन्हें अधिक प्रश्न देने चाहिए, तो गलत बात है। अधिक प्रश्न देना और दंड देना दोनों ही गलत बात है, गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, तो पृथक करने का मतलब है अलग करना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर बच्चे त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, तो हमें उनको समझना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जो गलतियां होती हैं वह उनके चिंतन को समझने में मदद करती हैं। हमें उन बच्चों की गलतियों से पता चलता है कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, बच्चे ने जो गलतियां की हैं उनमें सुधार करने के लिए अधिक प्रश्न देना, तो अधिक प्रश्न देना नेगेटिव वर्ड है और अभ्यास भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन
गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? समीपस्थ विकास के क्षेत्र का जो संप्रत्यय है वह किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत के बारे में बताया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में बात की है। बच्चा अपने आप से कोशिश करके जो सीखता है और शिक्षक की सहायता से जो सीखता है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। बच्चा अपने आप से जो कार्य कर पाता है और अपने शिक्षक की या अन्य लोगों की सहायता से जो कार्य कर पाता है उनके बीच के क्षेत्र को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने की कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। अनुमति नहीं देनी चाहिए तो गलत बात है, हमें बच्चे को प्रश्न पूछने की अनुमति देनी चाहिए, जबकि इसमें कह रहा है कि नहीं देनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो सही बात है, हमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे कि हमने बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया और बच्चा हमसे प्रश्न पूछे तो ये एक अच्छा संकेत है और हमें भी बच्चों को अपनी ओर से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न पूछने पर सजा देनी चाहिए, तो सजा देना एक नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चे को सजा देना नहीं चाहिए। के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित करना नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करने का मतलब है कि हम बच्चे का मोरल डाउन कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, हमें बच्चों को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांतों को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत है। जो अधिगम है वह एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया नहीं है। जो अधिगम होता है वह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसके 4 चरण हैं, ये जरूरी नहीं है। अधिगम के 4 ही चरण होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो यह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो अधिगम होता है वह एक सामाजिक क्रिया होती है और अधिगम एक जटिल प्रक्रिया भी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो जब मौजूदा ज्ञान में नए ज्ञान को शामिल किया जाता है तो इसको हम आत्मसात्करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब पूर्व ज्ञान में ही नया ज्ञान जोड़ा जाता है तो इसको हम आत्मसात्करण करना कहते हैं। तो समायोजन किसे कहते हैं? समायोजन भी जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। जब हम अपने पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं तो उसी को हम समायोजन कहते हैं। जब पुराने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं उसे कहते हैं समायोजन, और जब पुराने ज्ञान में नया ज्ञान को हम जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं आत्मसात्करण। तो प्रश्न में बोला गया कि नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना, शामिल करना मतलब जोड़ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आत्मसात्करण। जोड़ना मतलब आत्मसात्करण करना। अगला प्रश्न देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याहन की योग्यता का मापन करना। तो स्मरण और प्रत्याहन का मापन करना नेगेटिव वर्ड है। स्मरण कैसा है? स्मरण नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, तो अंक और ग्रेड नेगेटिव वर्ड है, तुलना करना नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, तो परीक्षा लेना नेगेटिव वर्ड है। पेपर पेंसिल आधारित नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बच्चे को पढ़ाते, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान ही हम बच्चे का मूल्यांकन करते जाते हैं, इसी को हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम
करते हैं। तो जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, तो व्याख्या का मतलब बच्चे को हम कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो हम लंबी लंबी व्याख्याएं बच्चे को बता रहे हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड है। प्रत्यक्ष अनुदेश निर्देश, ये भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं, तो इनाम देना नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास द्वारा, तो पुनरावृत्त का मतलब होता है रिवीजन करना, रिपीट करना, नेगेटिव वर्ड है। यंत्रवत नेगेटिव वर्ड है, अभ्यास करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब वे मतलब बच्चे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। क्रियाशीलता का मतलब है बच्चे खुद से ही कोशिश करते हैं और कार्य को करके सीखते हैं, क्रियाशीलता से उसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन ए, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है, कथन ए है, वह बिल्कुल भी सही है। यानी कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः वैसा का ही वैसा बोल देना, याद करना नेगेटिव वर्ड है, पुनः उगल देना नेगेटिव वर्ड है। लेकिन उसने बोला है कि याद करने और पुनः उगल देने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, अपनी जिज्ञासाएं शांत करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशील होने का मतलब है चीज़ों को खुद से करके सीखने का प्रयास करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। और वाद विवाद का मतलब होता है आपस में बच्चों को एक दूसरे से प्रश्न पूछने चाहिए और वाद विवाद करना चाहिए कि इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो क्यों होगा, इस तरह से आपस में बात करनी चाहिए। समूह में कार्य करने की योग्यता भी विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिए, कथन कारण बी, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। जो अधिगम का स्वरूप होता है वह क्रियाशील और सामाजिक होता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही ऑप्शन सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, तो पढ़ना तो जरूरी होता है, लेकिन क्या परीक्षा के लिए पढ़ना जरूरी होता है? तो परीक्षा के लिए पढ़ना नहीं, हमें परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें सीखने के लिए पढ़ना है, अपने आप को कुशल बनाने के लिए पढ़ना है। वेधन और अभ्यास, तो वेधन भी नेगेटिव वर्ड है और अभ्यास प्रैक्टिस ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। इस पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बल नहीं देती है, इस पर भी जोर नहीं देती है। संप्रतीय समझ का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, वह अच्छे से हमें समझ में आए। शिक्षक हमें इस तरह से पढ़ाएं कि वो हमें अच्छे से समझ में आए, तो यह हमारा सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संप्रतीय समझ पर जोर देती है, बल देती है। स्मरण आधारित शिक्षा, स्मरण नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। स्मरण मतलब याद करना। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? तो देखिए, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है आपको, इसमें केवल एक वर्ड देख लेना है, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे। पारो अपने पिता की बड़े की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी कि लकड़ी के टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं, खासकर गणित की अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो गलत बात है, पढ़ने की क्षमता नहीं है, जबकि हर एक बच्चे में पढ़ने की क्षमता होती है और हर एक बच्चा पढ़ने के योग्य होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पारो को कहना चाहिए अध्यापक के द्वारा कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है।
क्या हमें किसी बच्चे को ऐसा बोलना चाहिए कि तुम में पढ़ने की क्षमता नहीं है? हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। पृथक रखने का मतलब है अलग रखने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे के पास जो भी ज्ञान होता है हमें उसको आपस में जोड़ना चाहिए, ना कि उसे पृथक करना चाहिए, ना कि उसे अलग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। तो सही बात है, प्रासंगिक बनाना चाहिए, यहाँ तक तो सही है। और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए। यानी कि बच्चे ने जो पारो है उसने स्कूल से बाहर अपने घर पर पिता के साथ कार्य करते समय जो चीज़ें सीखी हैं उन्हें स्कूल की जो पढ़ाई के साथ जोड़ना चाहिए, समावेशन करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहरावा विधि को बढ़ावा देना चाहिए। तो परीक्षाएं देना नेगेटिव वर्ड हो गया, दोहराव यानी रिपीट करना नेगेटिव वर्ड हो गया, प्रैक्टिस करना नेगेटिव वर्ड हो गया, वेदन करना या भेदभाव करना, अभ्यास करना, ये सब नेगेटिव वर्ड है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। प्रश्न में देखिए क्या बोला है, निरूपित करना। तो जो मानचित्र होता है उसमें कई चीज़ें निरूपित की जाती हैं, कई चीज़ें दर्शाई जाती हैं। आलेखीय साधन, तो आलेखीय साधन भी ये होता है हमारा संकल्पना मानचित्र। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? यानी कि कौन सी नीति है जो बच्चों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन गलत होगा, वही हमारा सही उत्तर होगा। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना। तो छात्रों को हमें अधिगम की ऐसी विधियां सिखानी चाहिए जो कि बच्चे के लिए प्रभावकारी हो और अर्थपूर्ण हो, यानी कि बच्चे के लिए उनका कोई अर्थ हो। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना। तो ये भी सही है। छात्रों की जो चिंता होती है उसकी अनुभूति को स्रोत पहचानने में हमें छात्रों की मदद करनी चाहिए। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता करना। तो सहायता देना पॉजिटिव वर्ड है, ये भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सहायता देना और इसमें मदद करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड था हमारा। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तो तुलना करना एक नेगेटिव वर्ड है, यही हो गया हमारा गलत। और यही उसने पूछा कि सहायता नहीं देती है, तो कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करना यह सहायता नहीं करेगा। बाकी के देख ली 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, एक गलत है। तो 3 ऑप्शन सेम है, एक डिफरेंट है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत विकास के गामक विकास के सिद्धांत पर लागू होता है। जो शीर्षगामी सिद्धांत है वह गामक विकास के क्षेत्र पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पारंपरिक चरण। प्रश्न में आपको कुछ नहीं देखना है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलर ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलर के द्वारा दिया गया था। यहाँ बोला है चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न में दिया गया शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तो यह पारंपरिक चरण से संबंधित होता है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एक स्वैर चिंतन यानी कि आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो इसमें लिखा हुआ है नहीं, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत होगा और वही हमारा सही उत्तर होगा।
सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, तो प्रतिकारी ट्यूटर एक पॉजिटिव वर्ड होता है, तो यह ऑप्शन सही हो गया। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, तो जब बच्चे सामूहिक कार्य कर रहे हो तो हमें बच्चों को उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। सही स्टेटमेंट है, सही बात है। बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, तो यह भी सही स्टेटमेंट है, सही बात है। चौथा ऑप्शन है बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यानी कि बच्चे को विशेष स्कूल में भेजना, तो विशेष शब्द कैसा होता है, नेगेटिव, यह गलत है। हमें बच्चे को विशेष स्कूल में नहीं भेजना है, हमें सभी बच्चों को एक ही प्रकार के नियमित स्कूल में पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा सिद्धांत है जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, गलत स्टेटमेंट है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, बिल्कुल नहीं। जो विकास होता है वह बहुआयामी होता है और विकास की बहुधारणाएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, सही स्टेटमेंट है। जो बालक का विकास है वह उसकी आनुवांशिकता और संपोषण उसके खान पान से प्रभावित होता है। यदि बालक को अच्छा पोषण नहीं मिलता तो बालक कुपोषित रह जाता है, जिससे उसका अधिगम प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर चलता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। जब विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है तो इसे शीर्षगामी कहते हैं, और जब विकास केंद्र से बाहर की ओर चलता है तो इसे अधोगामी कहते हैं, या समीप दूराभिमुखी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। बालक का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी समाज और संस्कृति के साथ होता है। तो वो बोल रहा था, ऑप्शन प्रश्न में पूछा गया था विकास का सिद्धांत नहीं है, तो नहीं का मतलब गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, सही बात है। यदि बच्चा अपनी कल्पना से कोई उत्तर देता है किसी प्रश्न का तो हमें उसको स्वीकारना चाहिए, सही है। विचार मंथन पर बल देना, हमें विचार करना चाहिए, बालक को विचार मंथन करना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा अभिसारी चिंतन पर बल देना, तो अभिसारी चिंतन ये नेगेटिव वर्ड होता है। अभिसारी चिंतन कैसा वर्ड होता है, नेगेटिव, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। असहमति के प्रति सहनशीलता, तो ये भी सही है। यदि हम बालक के किसी उत्तर से असहमत हैं तो ये नहीं कि हम बच्चे के ऊपर चिल्लाने लग जाएं, बच्चे को डांटने लग जाएं, बल्कि हमें उसके उस स्थिति में सहनशील होना होगा, अपनी सहनशीलता दिखानी होगी। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से पहला, दूसरा, चौथा इस ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। तो देखिए, प्रतीक, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था, जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। प्रश्न में पूछा गया प्रतीक, तो प्रतीक या फिर प्रतीकात्मक खेल, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होते हैं। बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करना सीख जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसमें बोला गया संरक्षण, तो संरक्षण और क्रमबद्धता ये दोनों ही चीज़ें बालक में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती हैं। संरक्षण और क्रमबद्धता का गुण बालक में कब आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन इस वाले प्रश्न में पूछा गया था शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। जो मीना है वह किसके बारे में समझने लगी है, वस्तुओं के प्रतीकों के बारे में समझने लगी है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी उसको संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। अगर वह बोलता कि संरक्षण और क्रमबद्धता
कर पाती है और प्रतीक इसमें नहीं लिखा होता तो मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था हमारा उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये 30 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के नाम के सामने ये सब्सक्राइब का बटन है। जब आप इस सब्सक्राइब के बटन पर दबाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर ये घंटी बन करके आ जाएगी। और जब ये घंटी बन करके आ जाएगी तो जब आप इस घंटी पर दबाएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको ऑल पर टिक करके रखना है, जहाँ पर आपको ऑल पर इस तरह के टिक करके रखना है। दोस्तों इससे ये होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी नई वीडियो का। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।